अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें तो आज बहुत सारी हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करना थी। लेकिन इससे पेशतर कि मैं उन खबरों की तरफ जाती, एक और बड़ी खबर आ गई और वो ये कि जनाब फाइनली शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेर अफजल मरवत साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं, जो कि इस वक्त एक दबंग लीडर के तौर पर उभरे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ केपीके में खौफ का बुत तोड़ा और लोगों को बाहर निकालने में पीटीआई के लिए कामयाब हुए, बड़े कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन किए, बल्कि उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिफा किया, उनके लिए किस तरीके से मौक़िफ़ के ऊपर डट कर खड़े हुए। और फिर इमरान खान साहब के वकील भी हैं। तो ओवरऑल जो एक बंदा इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे दबंग अंदाज में खड़ा नजर आ रहा था, वो शेर अफजल मरवत साहब थे। इसी वजह से वो खटक रहे थे बहुत से लोगों की नज़रों में कि आखिर ये क्यों वो काम करने में कामयाब हो रहा है जो कि बड़ी मुश्किल से काबू जिस पर पाया गया था। बड़ी मुश्किल से एक मायूसी और खौफ का पूरा माहौल बनाया गया था, लेकिन ये एक अजीब सरफिरा सा, नादान सा और अपने अंदाज का मुख्तलिफ सा इंसान निकल कर आया है और इसने अचानक ही इतनी मेहनत से, जो महीनों की मेहनत से मुसल्लत करदा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस की जो एक गुंडागर्दी के नतीजे में खौफ का माहौल बनाया गया था, उसको कैसे इसने तोड़ा। तो ये काफ़ी बुरे लग रहे थे और मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन जब तक तो वो केपी के हुदूद में थे उस वक्त तक तो सूरत हाल फिर भी अंडर कंट्रोल थी। पेशावर हाई कोर्ट की ज़मानतें भी थीं और फिर केपी के लोग काफ़ी बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे थे। तो इनको अरेस्ट करने की 2-3 दफ़ा जो कोशिश की भी गई तो वो नाकाम हुई और अल्टीमेटली उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि वो पंजाब भी आएंगे और यहाँ पर भी आकर वो वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद करेंगे। लेकिन जो ही आज वो पंजाब में दाखिल हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खुद में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमल है कि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से एक वकील को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब आप देख लीजिए कि ये वही सूरत हाल है कि जिसके ऊपर मैं काफ़ी अरसे से बात कर रही हूँ कि अगर केपीके की हम बात करें वहाँ पर भी बहुत हम लाकानूनियत देख रहे हैं, लेकिन पंजाब में तो बिल्कुल हदें ही पार कर दी गई हैं। और इसी वजह से अब शेर अफजल मरवत साहब को यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ होगा कि वो काम जो केपीके पुलिस और केपीके निगरान हुकूमत नहीं कर सकी, वो काम मोहसिन नकवी साहब के अंडर जो निगरान हुकूमत है, जो पुलिस है, वो कैसे चंद मिनटों में कर गुजरती है। और उनके लिए कुछ कर गुजरना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये कुछ और ही मखलूक हैं और इनके सामने कोई आइन, कोई कानून कुछ हैसियत नहीं रखता। तो ये जो हमारा एक पूरा यहाँ पर पंजाब में सेटअप है इस वक्त, ये बिल्कुल फाशिज्म की एक प्राइम एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से हर चीज़ को अपने जूते की नोक पर रखे हुए हैं और सिर्फ ताकतवरों का हुक्म इनके लिए सबसे बढ़कर है। और ये चाहे हमारी हुकूमत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अदालतें हो, पुलिस हो, हर तरफ हमें ये लाकानूनियत जो है वो नज़र आ रही है। तो शेर अफजल मरवत साहब फाइनली काबू आ चुके हैं जनाब पुलिस के और अब इन्हें पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया है। अब आगे इनके साथ क्या होता है, क्या बहुत सिग्निफिकेंट है उनकी ये गिरफ्तारी इस वजह से क्योंकि ये एक तरह से पूरी जो लॉयर्स कम्युनिटी है उसको भी प्रोवोक किया गया है। और यहाँ पर हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट में सूरत हाल बनी है, उसके बाद ऑलरेडी लॉयर्स जो थे वो काफ़ी गमो गुस्से का शिकार हैं और उनकी तरफ से मुज़म्मती बयानात आ रहे थे कि किस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल्स का जो हुक्म है उसको जारी रखा है। और उसके बाद अब हम ये देख रहे थे कि वो जो गमो गुस्सा है उनका मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप उनकी कम्युनिटी के साथ अब इस किस्म के हथकंडे आजमाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर ये सूरत हाल जो है ये किसी क्योस की तरफ ही जाएगी, किसी तहरीक और इंतशार की तरफ जाएगी। ये मामलात यूं खामोश तो नहीं रहेंगे। तो अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी लाहौर की जो लॉयर्स कम्युनिटी है उसके ऊपर भी कि ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस सारी कार्रवाई के ऊपर, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सारा मैदान तैयार है, सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी और वो चिंगारी जानबूझकर लगाई जा रही है बार बार ऐसे एक्ट्स करके। क्या यहाँ पर भी पुलिस उन्हें जल्दी छोड़ देगी या फिर बाद में इन्हें किसी और पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा या कोई एमपीओ का इनके ऊपर डाल दिया जाएगा कि जी अमन अमान का खदशा पैदा हो गया इनके यहाँ पंजाब में आने से। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अब आपको चंद घंटों में ही वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएंगी। अभी तक की खबर ये है कि शेर अफजल मरवत साहब बहरहाल गिरफ्तार तो हो चुके हैं। तो ये तो एक अहम खबर थी, लेकिन अभी मजीद इस बहुत सारी खबरें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, सूरत हाल ये भी है कि एक और बड़ी बारीक किस्म की गेम डाली गई है और वो गेम यूं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन कमीशन का ये नोटिफिकेशन था जिसमें उन्होंने ये तय किया था कि जो इलेक्शन करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं
वो ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे, उसको चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में। अब लाहौर हाई कोर्ट वैसे तो इनके किसी भी हुक्म पर या किसी भी इनके हक में फैसले नहीं दे रही है, लेकिन इसको इन्होंने फौरी तौर पे तस्लीम कर लिया। और बाकर नजवी साहब का जो ये जज साहब का फैसला है, इसको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री में अभी तक जितने भी इनके पास केसेस पीटीआई के आ रहे थे पिछले 5-6 महीनों में, उसमें कोई फैसला पीटीआई के हक में नहीं आया, लेकिन ये फैसला उन्होंने फौरी तौर पर पीटीआई के हक में कर दिया। और यहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि ये अगर पीटीआई की उसको देखा जाए तो जो पिटिशन को देखा जाए तो ये चीज़ नज़र आती है कि उन्होंने इस बात को जवाज़ बनाया कि जो डीसी हैं वो यहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन नहीं करने दे रहे, और सैकड़ों जो लोग हैं उनको इन्होंने बंद कर रखा है। किसी के खिलाफ एमपीओ के जो हैं वो ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं, किसी को किसी तरह से भी आज़ादियाँ हासिल नहीं हैं, लोगों के ऊपर जो एक क्रैकडाउन इन्होंने किया हुआ है पीटीआई के ऊपर। तो ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी बहुत बायस्ड है, बल्कि जुल्म सितम कर रही है पीटीआई के ऊपर। और फिर इसी ब्यूरोक्रेसी के अंडर अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो वो कैसे साफ, शफाफ और मुनसिफाना हो सकते हैं। इसी बात को बुनियाद बनाकर पीटीआई अदालत गई थी और उनका ये कहना था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो अदलिया से लिए जाएं। अब इस मामले को टेकअप तो किया, बज़ाहिर तो पीटीआई के हक में ये फैसला आया और उन्होंने मुअत्तल कर दिया फिलहाल नोटिफिकेशन, लेकिन आगे इस पर मजीद कार्रवाई के लिए लार्जर बेंच की तरफ मामला चला गया है। उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा है कि जनाब इस मामले के ऊपर आप लार्जर बेंच बना दें। अब जब लार्जर बेंच बनेगा फिर समातें होंगी, फिर उसके बाद फैसला होगा कि जी कौन रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, और फिर उसके बाद आगे की तैयारी इलेक्शन की शुरू होगी। तो इस पूरे प्रोसेस से हुआ ये है कि इलेक्शन का 8 फरवरी को जो इनेकाद है, जिसके ऊपर ऑलरेडी कई सवालात थे, वो मजीद ताखीर का शिकार होता अब नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये सारा प्रोसेस होगा तो इसमें ऑटोमेटिकली टाइम लगेगा और फिर उसके बाद इलेक्शन की तैयारियों और इंतजामात के लिए इलेक्शन कमीशन को मजीद टाइम दरकार होगा। तो अब बेसिकली इन्होंने किया ये है कि ये सारा जो बर्डन था इंतखाबात के मुलतवी होने का वो डालना शुरू कर दिया है पीटीआई के ऊपर। और जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, खुद पीएमएलएन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा, और फिर उनके जो हामी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से भी ये तमाम आना शुरू हो गए बयानात सोशल मीडिया के ऊपर कि देखें जी ये पीटीआई है जो इंतखाबात से भाग रही है, ये पीटीआई है जिसकी वजह से इंतखाबात अब लेट होंगे। देखें जी इन्होंने जाके ये जानबूझ के दरख्वास्त दायर की, इन्हें पता था कि जब ये दरख्वास्त अगर मुअत्तल होगी और इसके ऊपर अगर जो है वो नया बेंच बनेगा तो इंतखाबात ताखीर का शिकार होंगे। तो असल में इनकी ये चक्कर था, पीटीआई ही इंतखाबात नहीं चाहती। और उसके ऊपर उन्होंने एक जवाब भी बनाया कि जनाब देखिए इनकी पार्टी टूट फूट का शिकार है और ये लोग कमज़ोर पड़े हुए हैं, इनका लीडर जेल में है, इनके ऊपर मुकदमात हैं और इनको नज़र आ रहा है कि ये हार जाएंगे, इलेक्शन डे मैनेज नहीं होगा, वर्क फोर्स इनके पास है नहीं। तो इस वजह से इन्होंने जानबूझकर जो ये ब्यूरोक्रेसी वाला मामला इसको उठाया और अदालत ले गए, और इसकी आड़ में इन्होंने इलेक्शन को डिले करवाने के लिए पूरी एक साजिश बनाई है। तो सारा मलबा जो है वो आ रहा है अब पीटीआई के ऊपर इस चीज़ का और डाला जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई का जो इसमें स्टांस था वो सिर्फ इतना सा था कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी के बजाय अदलिया के रिटर्निंग ऑफिसर्स लें तो ये काम कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं था, इसको फौरी हल किया जा सकता था। लेकिन जानबूझकर अदालतों में इस मामले को अब लुटकाया जाएगा, उलझाया जाएगा, और इसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो आप देखेंगे कि पीटीआई की तरफ डाली जाएगी। अब इसमें पूरा सिनेरियो, हालांकि इससे पहले आप देख चुके हैं कि जो जरदारी साहब का स्टेटमेंट है कि कुछ दिन आगे भी हो जाए कोई बात नहीं, जो आप फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट देख लें जिसमें वो कह रहे हैं जी बर्फबारी होगी और अमन अमान का मसला है, आगे होने चाहिए। फिर आप अमीर मकाम साहब का स्टेटमेंट देख लें जो पीएमएलएन के केपीके के सदर हैं, वो कह रहे थे जी बर्फबारी है, आगे होना चाहिए। इस्तेहकाम पार्टी को आप देख लें, वो कोई अपने आप को विलिंग नजर नहीं आते। जो परवेज खटक साहब उन्होंने कहा हमारी तो पार्टी अभी आई है, हमें तो वक्त चाहिए। तो ये सारी पार्टीज बेसिकली चाह रही थी कि इलेक्शंस अभी ना हो, लेकिन अल्टीमेटली जब पीटीआई ने एक दरख्वास्त दायर की कि जी सिर्फ उन्होंने वो भी ये नहीं कहा कि भी इलेक्शन डिले हो, सिर्फ ये कहा कि जी उसके जो अफसरान हैं, जो इंतजामिया है, वो होने चाहिए अदलिया से, ताकि कोई साफ शफाफ इलेक्शन का थोड़ा बहुत ही चांस तो बने। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर कि जी इन्होंने ये क्यों कहा और इलेक्शन डिले करवाने की पूरी साजिश जो थी वो पीटीआई के ऊपर डाली जा रही है। तो ये एक बड़ी बारीक गेम खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे ये वाकई इसके इन्होंने इलेक्शंस तो डिले करना ही थे। अभी तो जनवरी में जो नवाज शरीफ साहब है उनकी नाअहली का फैसला भी होना था, काजी फायद ईसा साहब ने जनवरी में उस शिक को भी ख़त्म करना है कि जी 5 साल की ही सिर्फ होनी चाहिए और बाकी जो नाअहली ताहयात है उसको ख़त्म होना है। तो ये फैसला भी अभी जनवरी में तय होना है, उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब के लिए भी रास्ते खुलते। तो अब भी इन्होंने अपने तौर पर जो प्लानिंग की हुई थी उसमें ऑलरेडी ये चीज़ थी कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होने,
लेकिन जानबूझकर इन्होंने ये सारा मलबा जो है वो पीटीआई की तरफ डालने की अब कोशिश करनी है। अब ये कह रहे हैं कि जी ये साजिश है। भाई चलिए मान लिया ये साजिश है तो फिर इस साजिश को नाकाम बना लें, करवाएं आप फिर भी 8 फरवरी को इंतखाबात। बेशक आप ना लें ब्यूरोक्रेसी से, अदलिया से ले लें, जिससे भी ले लें, करवाएं। चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें इस बात के ऊपर कि भाई मैंने जब कह दिया पत्थर पर लकीर 8 फरवरी को, तो क्यों इलेक्शन आगे होने की बात हो रही है। जैसे भी मैनेज करे इलेक्शन कमीशन करे मैनेज और करवाएं इलेक्शन 8 फरवरी को। तो आप ये साजिश नाकाम बना दें। रोना पीटना डालने से बेहतर ये है कि अगर आपने कोई साजिश पकड़ी है तो उसको नाकाम बनाएं और बताएं कि जनाब ये देखिए ये इस तरीके से हुआ है। हम फिर भी पीटीआई इस हैसियत में तो नहीं है कि वो इलेक्शन रोक सके, ये सब लोग इस हैसियत में हैं, इलेक्शन कमीशन इस हैसियत में है, सुप्रीम कोर्ट इस हैसियत में है, तो कर दें उनका इलाज और कर दें कि भाई नहीं हम करवा रहे इलेक्शन डिले और हम इसी में करवाएंगे जो भी है। तो ये जानबूझकर एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश है, लेकिन ये कितनी भोंडी कोशिश है ये सबको नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन से कौन भाग रहा है ये सबको नजर आ रहा है कि पिछले 1.5 साल से पीटीआई के ऊपर एक ही बात के ऊपर क्रैकडाउन, और वो क्या कह रहे थे, वो इलेक्शन मांग रहे थे, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, सिर्फ एक पॉइंट का एजेंडा था। लेकिन वो बात उनकी टालते गए टालते गए टालते गए और उसके ऊपर क्रैकडाउन करते 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 9 मई हो गया और फिर उसके बाद आपने मजीद जो है वो फस्तायत की मिसालें रकम की। अब आप ये नज़र आ रहा है आपको कि जनाब फिर मामला 8 फरवरी तक गया है, तो अब उसको भी मजीद कुछ दिन आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्ट में कहीं पर इलेक्शन हो, अगर ये इस वजह से इलेक्शंस को डिले करने की तरफ मामला जाता है। उसमें फिर ये कि मज़ीद टाइम मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब को भी, और तब तक इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनका फैसला भी आने का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो मामलात हैं वो तेज़ी से चलाने के बावजूद भी, उस रफ्तार से चलाने के बावजूद भी अभी फैसलों तक जो है वो बात पहुंच नहीं रही है। अब इसी बात से जुड़ी एक और मैं खबर आपके साथ 2-3 खबरें अदालतों से शेयर कर दूं। एक तो फिर से ये तय कर लिया गया है कि जो साइफर ट्रायल है वो इन कैमरा होगा, यानी मीडिया के बगैर होगा। तो ये बात जो मैं आपसे कह रही थी कि मीडिया के होते हुए भी जो काम हो रहा था वो भी मीडिया का, वो भी इन कैमरा ही ट्रायल था, क्योंकि मीडिया का होना या ना होना उसमें तकरीबन बराबर ही था। तो एक अब इसको जब एफआईए ने दोबारा से जज साहब के सामने ये दरख्वास्त की कि जी इसको इन कैमरा करें तो कर लिया। अब वजह नहीं बताते, आप बताएं ना क्यों इन कैमरा करना है, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि जी मीडिया ना हो। ये चीज़ तो खुल के बता दें भाई। अगर इसमें सीक्रेट एक्ट है या कोई ऐसी चीज़ थी जो अभी तक लोगों को पता नहीं है, इमरान खान पे तो आपने केस ही ये बनाया कि जी उसने वो बातें लोगों को बता दी जो नहीं बतानी थी। तो जब लोगों को ऑलरेडी पता है तो फिर अब आप जब केस चला रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो आप कह रहे हैं कि वो पहले से लोगों को पता है, तो ये अजीब बात है। फिर कहते हैं जी साइफर ले, भाई साइफर को आपने प्ले अप किया, उसके मतन के अलावा उसको जो है आपने इस्तेमाल किया, तो आप पहले ओरिजिनल साइफर का मतन तो लेके आए कि जी ये साइफर था, ये उसमें बात लिखी थी, लेकिन इमरान खान ने ये बातें इसमें इजाफी डाली और उसके बाद जो है वो उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। यानी जब आप ये किसी को कहते हैं कि इस चीज़ को किसी ने मिस यूज़ किया, तो फिर आप पहले ओरिजिनल चीज़ को भी तो दिखाते हैं। ओरिजिनल चीज़ अभी तक सामने नहीं आ रही। अगर ओरिजिनल चीज़ ही सामने आए तो फिर भी आप कहेंगे जी इन कैमरा ट्रायल हम कर रहे हैं, क्योंकि जी ओरिजिनल चीज़ हमारे पास है। ओरिजिनल चीज़ सामने नहीं है, इन कैमरा ट्रायल करना है, मीडिया को अंदर नहीं आने देना। अब ये सारा तमाशा जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ चुका है। और अब आज अलीमा खान साहिबा ने जो बातें की हैं अडयाला जेल के बाहर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बता दिया कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है सिर्फ कि इमरान खान को इंतखाबात से बाहर रखना है, बल्कि अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को सजाए मौत दी जाए। क्योंकि साइफर केस में जो दफ़ात लगाई गई हैं उसमें सजाए मौत की भी दफ़ा है, जबकि उसका कोई केस से ताल्लुक ही नहीं बनता, बल्कि ये तो केस ही नहीं बनता और उसके ऊपर इन्होंने सजाए मौत की दफ़ात भी लगा दी हैं। तो अब उनका ये कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे कि अंदर ही अंदर बगैर मीडिया के ये ट्रायल करें, सज़ा सुना दें और फांसी दे दें, तो ये नहीं होगा। अब उन लोगों ने एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले से मुतालिक पहले भी खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब बाकायदा उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि अब ये सारे जो मामलात हैं इमरान खान साहब के केसेस जिस तरह से चलाए जा रहे हैं उसको वो इंटरनेशनली हैंडल करेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने ऐलान ये किया है कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं कासिम और सुलेमान यूके की अदालत में इस मामले को लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर केस दायर करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की फैमिली डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में केस फाइल करने जा रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो सारा ये कहानी शुरू हुई थी बेसिकली वो डोनाल्ड लू के कहने पर हुई थी, जिसने साइफर के थ्रू पैगाम भिजवाया था जनरल बाजवा साहब को। तो इसलिए अब डोनाल्ड लू के खिलाफ एक केस होने जा रहा है जी अमेरिका में। और दूसरी तरफ जो सारा कुछ एक विक्टिमाइजेशन का शिकार इमरान खान साहब, उसको लेकर के
प्लान किया जा रहा है यूके में के केस दायर किया जाए और वो ये इमरान खान साहब के साहबजादे वहाँ पर ट्रायल जो है केस फाइल करने जा रहे हैं। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मूव है, इसको देखना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो ये बेसिकली प्ली बनाएंगे वो ये होगी कि जो कवानीन हैं, आलमी कवानीन हैं, जो कैदियों के जो ट्रायल्स के हवाले से आलमी कवानीन है, उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। जिस तरीके से जेल ट्रायल किया जा रहा है, जिस तरीके से मीडिया को अंदर रसाई नहीं है, जिस तरीके से ओपन ट्रायल नहीं किया जा रहा, और जिस तरीके से इमरान खान साहब की जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं उनको किस तरीके से पसे पर्दा डालकर और छुप छुपा कर सजाएं देने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा कुछ इसको बनाया जाएगा एक केस के, ये बेसिकली बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का केस है और इसको जो है यूके की अदालत में उनके साहबजादे जो हैं वो फाइल करने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, क्योंकि अगर इंटरनेशनली ये चीज़ें होती हैं तो इसको एक मुनफरिद अंदाज की आपको मालूम है कि इम्पोर्टेंस भी मिलेगी, इंटरनेशनली भी ये सब चीज़ें रिपोर्ट होंगी और इससे जाहिर है कि यहाँ पर भी एक प्रेशर तो बनेगा। तो अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैसला तो है, लेकिन ये मुश्किल भी है। वहाँ पर कैसे आप ये सब चीज़ें प्रूव करेंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि या वहाँ पर आपको यहाँ से वहाँ पर गवाह ले जाना या चीज़ें प्रोवाइड करना वो खासा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर ये केस किस अंदाज से लड़ा जाता है। तो ये जनाब अब 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हैं जो कि हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ फाइनली, और वो ख़बर है जनाब कि इमरान खान के ऊपर जो गाना बनाया गया था, मलकू एक बड़े इम्पॉर्टेंट बड़े मारूफ सिंगर हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने गाना बनाया कैदी 804 सरगोदा में PHA के कॉन्सर्ट में उन्होंने ये गाना गाया और उसमें बेसिकली वो एक हाईलाइट कर रहे थे इमरान खान साहब का जो सारा मामला है उसको लेकर के कि जिन पे आपने एतबार किया, जिनसे प्यार किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, और कैदी 804 जो है वो वहाँ पर मौजूद है जेल में अडयाला में। तो इस गाने को गाने पर लोगों ने तो उन्हें बड़ा सराहा, लेकिन दूसरी तरफ से उनके ऊपर आ गया प्रेशर। और अब आप अंदाज़ा लगा लें इस रजीम की फस्तायत का, इनकी बर्दाश्त का, इनकी हार का, इनकी कमज़ोरी का, इनके आप दिमागी यानी मर्ज़ का अंदाज़ा लगा लें, नफ्सियाती जो इनकी कमज़ोरियाँ उसका अंदाज़ा लगा लें कि इनसे एक गाना नहीं बर्दाश्त हुआ। उस सिंगर को अरेस्ट कर लिया गया, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके ऊपर भी कोई झूठा सच्चा केस तो बनाएंगे कि किस वजह से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि एक गाना भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको भी बंदे को ही उन्होंने पकड़ के गिरफ्तार कर लिया है। तो ये इन लोगों के हालात हैं, इस कदर ये लोग घबराए हुए और इस कदर ये लोग गिरे हुए हैं कि अब ये लोग कुछ नहीं देख रहे, कोई चीज़ इनके सामने मायने नहीं रख रही। बस एक अंधा इंतकाम और अंधा खौफ है जो इनको लपेटे हुए, और उसी के ज़ेरे असर ये तमाम हरकतें हो रही हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।